एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। दोपहर का खाना खाने के बाद शारिक घर से निकल गया। जब वो मुजंग छांगे के अड्डे पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। सिर्फ एक आदमी मौजूद था जो एक घोड़े की मालिश कर रहा था। वो बज़ाहिर तांगा चलाता था मगर छांगे का ही आदमी था। वो शारिक को देखते हुए बोला, शारिक बाऊ, रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से। शारिक बोला, क्या बात है, छांगा कहाँ है? उस शख्स ने कहा, छांगा लक्ष्मी वाले अड्डे पर है। बाकी आदमी भी इधर उधर हो गए हैं। आधी रात के बाद से सुबह 11 बजे तक पुलिस 2 मरतबा यहाँ छापा मार चुकी है। शारिक बोला, क्यों, क्या हुआ, क्या मामला है? उस शख्स ने शारिक को घूरा, बोला, तुम्हें नहीं पता? शारिक ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं। वो शख्स बोला, कल रात जीरा और शाकिर निक्का पहलवान को माल देने गए थे। वो रकम लेकर निक्के पहलवान के तवेले से बाहर निकले थे कि किसी ने उन पर हमला करके रकम छीन ली। उनमें मुकाबला भी हुआ था। शाकिर उस आदमी के हाथ से मारा गया। जीरा और निक्के पहलवान का एक आदमी पुलिस के हाथ लग गया है। जीरे को तो सारे जमाने की पुलिस जानती है। उनको पता है कि वो छांगे का आदमी है। सुबह 4 बजे पुलिस ने यहाँ छापा मारा था मगर छांगे को पहले ही पता चल गया और वो रफू चक्कर हो गया। 11 बजे पुलिस ने फिर छापा मारा। शारिक बोला, क्या ऐसा भी कोई जीदार हो सकता है जो छांगे के आदमियों से रकम छीन ले? उस शख्स ने कहा, छांगे को शक है कि ये हरकत निक्का पहलवान के आदमियों ने की होगी। इस वाक्य के बाद से वो खुद भी गायब हो गया है मगर छांगा उसे छोड़ेगा नहीं। शारिक दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर न रह सका। शारिक बोला, यह भी हो सकता है कि जीरे ही ने बाहर के किसी आदमी के साथ मिलकर ये प्रोग्राम बनाया हो। ये दौलत बहुत बुरी चीज है। कोचवान ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं शारिक बाबू, जीरा ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बचपन ही से छांगे के पास है। तुम्हारे आने से पहले छांगे का सारा हिसाब किताब उसके पास ही था। शारिक ने कहा, हो सकता है मेरी वजह से उसके दिल में कोई बात आ गई हो। कोचवान ने कहा, तुम्हारी या किसी और की वजह से जीरे के दिल में कोई बात आ तो सकती है मगर वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। शारिक कोई जवाब देना चाहता था कि 12-13 साल की उम्र का एक लड़का दौड़ता हुआ तवेले में आ गया। उसका सांस फूला हुआ था। उसने कोचवान के करीब आकर कहा, चाचा, पुलिस का ट्रक इधर आ रहा है। चौक पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से वहीं रुका हुआ है। कोचवान ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, शारिक बाऊ, अब तीर हो जा यहाँ से। शारिक तकरीबन दौड़ता हुआ तवेले के फाटक के पास पहुंच गया। उसने इधर उधर देखा। गली में मोटरों की वर्कशॉपों पर काम हो रहा था। वो फाटक से निकलकर मुखालिफ समत में चलने लगा। तकरीबन 50 गज आगे बाईं तरफ की एक तंग सी गली में घूम रहा था कि वर्कशॉप्स वाली गली के दूसरी तरफ पुलिस का एक ट्रक गली में दाखिल होता नजर आया। शारिक तेजी से गली में मुड़ गया और तेज तेज कदम उठाता हुआ दूसरी गली में घूमकर चौक पर निकल आया। उसने चौक पर रुकने की हिमाकत नहीं की बल्कि एक रिक्शे में बैठकर चुबुर्जी की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त वो बाल बाल बचा था। अगर वो लड़का आकर पुलिस की आमद की इत्तला न देता तो शारिक उस वक्त पुलिस के हाथ लग चुका होता। शारिक ने चुबुर्जी चौक पर रिक्शा छोड़ दिया। टहलते हुए अंदाज में 1-2 दुकानों से कुछ चीजें खरीदी और शाम नगर में अपने किराए के मकान में आ गया। उस वक्त गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने शारिक को मकान का दरवाजा खोलते हुए देखा जरूर था मगर उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। शारिक कई रोज के बाद यहाँ आया था। फर्नीचर पर गर्द की हल्की सी तह जमी हुई थी। उसने बिस्तर की चादर उठाकर झाड़ी और एक मैला कपड़ा लेकर फर्नीचर और दीगर चीजों की सफाई करने लगा। इस काम से फारिग होकर उसने चाय बनाई और कप लेकर लाउंज में आकर कुर्सी पर बैठ गया। चाय की चुस्कियां लेते हुए वो एक बार फिर सूरत हाल का जायजा लेने लगा। रात 8 बजे वो उस मकान से निकला और लक्ष्मी चौक पहुंच गया। लक्ष्मी की रौनक उस वक्त उरूज पर थी। टिक्का कबाब, कढ़ाई गोश्त और बाल्टी गोश्त जैसी खाने पीने की दुकानों के सामने दूर दूर तक मेज कुर्सियां बिछी हुई थी। जिंदा दिलाने लाहौर नाव-नोश में मसरूफ थे। बेशतर सिनेमा हॉल लक्ष्मी चौक से मुल्हिक एबट रोड और मैकलोड रोड पर थे और बहुत सी फिल्म कंपनियों के दफ्तर भी लक्ष्मी चौक पर ही थे। फिल्मी हीरो बनने के शौकीन नौजवान अजीबोगरीब हुलिये बनाए इधर उधर टहल रहे थे कि शायद इधर से गुजरते हुए किसी हिदायतकार या फिल्म साज की नजरों में आ जाएं। शारिक ने रिक्शा लक्ष्मी चौक पर ही छोड़ दिया था। वो कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा और फिर टहलता हुआ निस्बत रोड की तरफ चल दिया। तकरीबन 200 गज आगे बाईं तरफ एक मोटर वर्कशॉप थी। उस वक्त 9 बज चुके थे। वर्कशॉप का बड़ा फाटक बंद था, अलबत्ता छोटा दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कंपाउंड में बल्ब की रोशनी नजर आ रही थी। वर्कशॉप के बाहर भी 2-3 गाड़ियों के ढांचे पड़े हुए थे।
शारिक छोटे दरवाजे से वर्कशॉप में दाखिल हो गया, मगर उसने अभी 2 ही कदम उठाए थे कि एक लंबा तड़ंगा आदमी न जाने कहां से निकलकर सामने आ गया। उस आदमी ने शारिक को घूरते हुए कहा, क्या बात है बाबूजी, वर्कशॉप बंद हो चुका है। उसका कद 6 फुट से भी निकलता हुआ था, कसरती जिस्म और बड़ी बड़ी मूछें, सर पर पोल्का डॉट्स वाला सिल्की मफलर लिपटा हुआ था। ये मफलर लंडा बाजार में 2-2 रुपए में आम मिल जाते थे। शारिक ने अक्सर तांगे, ठेले वालों, छाबड़ी वालों और दादागिरी करने वाले 3rd क्लास गुंडों को इस किस्म के मफलर सरों पर लपेटे देखा था। शारिक ने जवाब दिया, मुझे छांगे से मिलना है, वो यहाँ आया हुआ है। वो शख्स बोला, कौन छांगा? यहाँ तो कोई छांगा नहीं है, ये वर्कशॉप है बाबूजी, कोई घर तो नहीं है ना जो आप किसी से मिलने आए हैं। शारिक ने उसे घूरा, तुम मुझे नहीं जानते। अगर तुम छांगा को नहीं जानते तो माझे गुज्जर को जाकर बताओ कि शारिक आया है। वो शख्स उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, शारिक? नाम तो सुना हुआ लग रहा है, आओ मेरे साथ, मगर 1 मिनट रुक जाओ। वो शख्स शारिक के सामने खड़ा हो गया और उसके लिबास को दोनों हाथों से थपथपाने लगा और फिर उसने शारिक की जेब से पिस्तौल निकाल लिया। उसने पिस्तौल अपनी जेब में डालते हुए कहा, यह तुम्हें वापस मिल जाएगा। खासा लंबा चौड़ा वर्कशॉप था, कई गाड़ियां खड़ी थीं। ये तमाम मुरम्मत तलब गाड़ियां थीं जो लोग यहाँ छोड़ गए थे। कंपाउंड के आखिर में 3 कमरे थे। एक कमरा स्टोर रूम था जहां काम में इस्तेमाल होने वाले औजार और रैक्स में कुछ स्पेयर पार्ट सजे हुए थे। दूसरा कमरा वर्कशॉप के मैनेजर का था और तीसरा कमरा ड्रेसिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। यहाँ वर्कशॉप में काम करने वाले कारीगर और मैकेनिक वगैरह लिबास तब्दील करते और दोपहर का खाना भी इसी कमरे में बैठकर खाते। वो आदमी शारिक को लेकर दफ्तर वाले कमरे में आ गया, जहां मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। मेज पर बाज दीगर चीजों के अलावा टेलीफोन भी रखा हुआ था। दीवारों पर मुख्तलिफ मॉडल की खूबसूरत कारों के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। एक दीवार के साथ आहनी अलमारी इस्तादा थी। शारिक अलमारी की तरफ देख रहा था। वो छांगा के साथ 2 मरतबा यहाँ आ चुका था। उसे मालूम था कि उस दफ्तर के नीचे एक वसी तहखाना था और उसे उस तहखाने का रास्ता भी मालूम था। वो उस लंबे तड़ंगे आदमी की तरफ देख रहा था जिसने फोन का रिसीवर उठा लिया था और 7 का हिंसा डायल कर रहा था। ये वर्कशॉप माझा गुज्जर का था। उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर दूध बेचने वाले खानदान से था। कई साल पहले इस अहाते में उसका भैंसों का बाड़ा हुआ करता था। माझा गुज्जर अपने बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना चाहता था, मगर उसने मैट्रिक भी नहीं किया था। बेटे की दिलचस्पी देखते हुए माझा गुज्जर ने उसे मोटरों के एक वर्कशॉप में डाल दिया। वो कई साल तक एक मशहूर कंपनी के वर्कशॉप में काम सीखता रहा और बिलाखिर उसका शुमार शहर के चंद ऐसे गिने चुने मैकेनिक्स में होने लगा जिनके बारे में कहा जाता था कि वो मुर्दा इंजन में भी जान डाल देते हैं। इस दौरान माझा गुज्जर के ताल्लुकात कुछ ऐसे लोगों से हो गए जो मनशियात का बिजनेस करते थे। माझा गुज्जर के पास अगरचे पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन दौलत के लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और वो बाड़े में दूध के साथ मनशियात भी बेचने लगा। कई साल के बाद जब उसके बेटे ने कहा कि वो अपना जाती वर्कशॉप खोलना चाहता है तो माझा गुज्जर के जहन में एक और ख्याल आया। मोटर वर्कशॉप के लिए ये बेहतरीन जगह थी। छांगा के मशवरे से उसने तमाम भैंसें गांव के बाड़े में मुंतकिल कर दी और यहाँ वर्कशॉप बनाने की तैयारी शुरू कर दी। माझा गुज्जर और छांगा में बड़ी गहरी दोस्ती थी। दफ्तर की इमारत के नीचे ये तहखाना छांगा ने अपनी निगरानी में बनवाया था। जब माझा गुज्जर के बेटे ने यहाँ अपना वर्कशॉप शुरू किया तो उसके कुछ ही अरसे के बाद माझे गुज्जर ने भी यहाँ अपना बिजनेस शुरू कर दिया। वर्कशॉप 6 बजे बंद हो जाता था। उसके बाद माझा गुज्जर का बिजनेस शुरू हो जाता जो आधी रात तक जारी रहता। कल रात बागबानपुरा में रूनुमा होने वाले वाक़े के बाद पुलिस ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए मनशियात फरोशों के मुख्तलिफ अड्डों पर छापे मारना शुरू कर दिए। अगर शाकिर कत्ल न होता तो शायद पुलिस इतनी सरगर्म न होती। इन छापों से बचने के लिए शहर के तकरीबन तमाम ही बड़े मनशियात फरोशों ने वक्ती तौर पर अपने अड्डे बंद कर दिए और खुद इधर उधर चले गए। माझे गुज्जर का ये अड्डा भी अगरचे पुलिस की नजरों में था, मगर उस पर कभी छापा नहीं पड़ा। छांगा उस अड्डे को महफूज समझकर ही यहाँ चला आया था। शारिक अच्छी तरह जानता था कि पुलिस की सरगर्मियां 1-2 रोज से आगे नहीं बढ़ेंगी। मामला ठंडा हो जाएगा तो मौत के इन सौदागरों का काम फिर शुरू हो जाएगा। शारिक मुड़कर उस लंबे तड़ंगे आदमी की तरफ देखने लगा जो फोन पर कह रहा था, वो आया है जी। क्या नाम है उसका? शारिक बाबू। हाँ जी। अच्छा जी, मैं अभी भेजता हूँ जी। उसने रिसीवर रखा और सामने वाली दीवार के करीब आहनी अलमारी के सामने खड़ा हो गया। उसने अलमारी खोली। उसके एक खाने में रसीद बुकें, एक खाने में कुछ फाइलें और बाकी खानों में बाज गाड़ियों के कीमती स्पेयर पार्ट्स के डिब्बे रखे हुए थे। उस शख्स ने अलमारी का तिजोरी वाला खाना खोलकर अंदर हाथ डाला और उसके आखिर में लगी हुई एक कील को टटोलकर बाहर की तरफ खींचा और हाथ बाहर निकाल लिया। दूसरे ही लम्हे अलमारी अपनी जगह पर घूम गई। अलमारी के घूम जाने से फर्श में एक खला सा पैदा हो गया। उस खला के अंदर तंग सी सीढ़ियां थीं और सीढ़ियों में रोशनी हो रही थी।
उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। जाओ जी शारिक बाऊ जी। शारिक ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, बोला मेरा पिस्तौल। उस शख्स ने पिस्तौल निकालकर शारिक के हाथ में थमा दिया। शारिक ने पिस्तौल पतलून की जेब में ठूंसा और सीढ़ियां उतरने लगा। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर उसने ऊपर देखा। अलमारी अपनी जगह पर आ गई थी और फर्श का वो खला बंद हो चुका था। तहखाना खासा वसी था, उसमें 3-4 कमरे थे। शारिक ने आखिरी सीढ़ी से नीचे कदम रखा ही था कि दाईं तरफ दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकल कर शारिक की तरफ देखने लगा। उसने शारिक को इशारा किया। शारिक उसी तरफ बढ़ गया। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन कीमती फर्नीचर से आरास्ता था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था और कीमती सोफे थे। दरमियान में एक कॉफी टेबल रखी हुई थी और उस मेज पर शराब की 2 बोतलें और 4 ग्लास नजर आ रहे थे। दोनों बोतलें आधी आधी थीं और ग्लासों में भी थोड़ी थोड़ी शराब मौजूद थी। कमरे में आदमी भी 4 ही थे। एक वो जिसने दरवाजा खोला था, दूसरा छांगा, तीसरा माझा गुज्जर और चौथे का नाम अकबर था, जो आमतौर पर अक्कू के नाम से मशहूर था। वो गड़ी शाहू का बदमाश था और अपने इलाके में मनशियात का सबसे बड़ा व्यापारी था। शारिक एक मर्तबा पहले भी छांगे के साथ उससे मिल चुका था। माझे गुज्जर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आओ शारिक बाऊ, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। छांगे को फिक्र थी कि कहीं तुम धोखे में पुलिस के हत्थे ही न चढ़ जाओ। शारिक ने सोफे पर बैठते हुए कहा। शारिक अब इतना कमजोर नहीं रहा कि पुलिस उस पर हाथ डाल सके। चंद महीने पहले शारिक वाकई कमजोर था, पुलिस के लिए एक खिलौना था, लेकिन अब उसके पीछे आप जैसे लोगों की ताकत है। माझा गुज्जर बोला, ओ खुश की ताई शारिक बाऊ, हो जाए इसी खुशी में एक। शारिक ने हाथ उठा दिया, बोला नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता, ऐसी चीजों से दूर ही रहना चाहता हूँ, आप लोग अपना शुगल जारी रखें। माझे गुज्जर ने इठला कर कहा, यह तो कोई बात ना हुई शारिक बाऊ। शारिक ने ठोस लहजे में कहा, मुझे मजबूर न करो भाई। फिर छांगे की तरफ देखते हुए बोला, कल रात क्या हुआ था? मैं आज दोपहर अड्डे पर गया था, मुझे शौके ने बताया था। उसी वक्त पुलिस ने भी छापा मारा। वो तो किस्मत अच्छी थी कि चंद सेकंड पहले ही मुझे पुलिस की आमद की इत्तला मिल गई और मैं निकल गया। छांगे ने गहरा सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं शारिक बाबू, बात कुछ समझ में नहीं आई। निक्के पहलवान से बरसों से लेन देन है, पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारे ख्याल में रकम छीनने के लिए जीरे और शाकिर पर हमला निक्के पहलवान के आदमियों ने किया होगा? छांगा बोला, वैसे शक तो उसी पर है, क्योंकि वो आजकल रकम के मामले में कुछ टूटा हुआ है। 1.5 लाख तो माझे गुज्जर का निकलता है उसकी तरफ। 2 महीने हो गए हैं वो देने का नाम ही नहीं लेता। चंद रोज पहले मैं इसीलिए उसकी तरफ गया था कि उसको समझाऊं कि अगर यकमुश्त अदायगी नहीं कर सकता तो थोड़ी थोड़ी करके उसे रकम दे दे। हम भी तो पेशावर वालों को नकद अदायगी करके माल उठाते हैं, वो तो हमारे साथ 1 रुपए का उधार नहीं करते। निक्के पहलवान पर शक की दूसरी वजह यह है कि वो गायब हो गया है और उसने अभी तक हम में से किसी से राब्ता नहीं किया। शारिक ने कहा, राब्ता न करने की एक वजह यह भी हो सकती है कि वो पुलिस के खौफ से कहीं छुपा बैठा हो, जैसे तुम लोग यहाँ छुपे बैठे हो। माझे गुज्जर ने कहा, वो दूसरे तरीके से भी हमसे राब्ता कायम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब है कि उसके दिल में चोर है। शारिक बोला, क्या जीरा ऐसा नहीं कर सकता? मेरा मतलब है उसने किसी और के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग की हो। छांगे ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं नहीं शारिक बाबू, वो मेरे हाथों में पला बड़ा है, लाखों रुपए उसकी तहवील में रहे हैं, कभी उसने 1 पाई का हेर फेर नहीं किया, वो ऐसा नहीं कर सकता। शारिक बोला, तो वो तुम्हारा शक निक्के पर ही है। छांगे ने कहा, निक्का पहलवान सामने आए तो मामले की कुछ वजाहत हो। शारिक बोला, जीरे के बारे में क्या सोचा है? छांगे ने कहा, तकरीबन 1 घंटा पहले हमें दरमियान के एक आदमी के जरिए पुलिस का पैगाम मिला है, उनका 5 लाख का मुतालबा है। शारिक बोला, कमाल है, आदमी भी हमारा मारा गया, पकड़ा भी हमारा आदमी गया और 5 लाख का मुतालबा भी हमसे। छांगे ने कहा, ऐसा ही होता है शारिक बाबू, तुम्हें तो खुद इसका तजर्बा है, उम्र कैद की सजा काट कर आए हो और उसके बाद भी तुम्हारे साथ जो कुछ होता रहा है तुम जानते हो। अगर ये पुलिस वाले ऐसा न करें तो इनकी जायदादें कहाँ से बने, इनकी औलादें विलायत और अमेरिका के स्कूलों में कैसे तालीम हासिल करें, इनकी औरतें जेवरात से कैसे लदी फंदी रहें, वो गुलबर्ग और मॉडल टाउन की शानदार कोठियों में कैसे रहें, कीमती और चमचमाती कारों में कैसे घूमें। वीर मेरे, पुलिस में लोग कौम की खिदमत के लिए नहीं आते, ये तो पैसा बनाने आते हैं, पैसा, और पैसा बनाने के तरीके इनको आते हैं। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, तो क्या तुम 5 लाख दे दोगे? छांगे ने कहा, 5 लाख का मुतालबा दोनों पार्टियों से है, 2.5 लाख मुझसे और 2.5 लाख निक्के पहलवान से, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि निक्के पहलवान से राब्ता हो तो उससे बात की जाए। शारिक बोला, अगर वो पहले ही फांक हो रहा है तो 2.5 लाख कहाँ से देगा? छांगा बोला, उसे कहीं न कहीं से तो ये बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, वरना उसका बंदा भी ऐसा पकड़ा गया है कि अंदर बार के सारे राज जानता है।
अगर निक्के पहलवान ने अपने उस बंदे को न छुड़ाया तो खुद भी नहीं बच सकेगा। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बजी। गुज्जर ने रिसीवर उठा लिया। वो निक्के पहलवान की कॉल थी। उसने फोन का रिसीवर छांगे की तरफ बढ़ा दिया। छांगा तकरीबन 10 मिनट तक उससे बातें करता रहा। आखिर में वो कह रहा था, ठीक है हम आ रहे हैं, 1 घंटा तो लग जाएगा। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया और बारी बारी सबके चेहरों की तरफ देखने लगा। बोला, चलो भाई दोस्तों, वो हाजी लंगे के घर हमारा इंतजार कर रहा है। अक्कू बदमाश ने पूछा, बात क्या हुई उससे? छांगा बोला, बात तो वहीं चलकर होगी। ये कहते हुए वो उठ गया। वो सब लोग कमरे से निकल आए। चंद मिनट के बाद वो ऊपर दफ्तर वाले कमरे में मौजूद थे और फिर वो दफ्तर से निकलकर कंपाउंड में खड़ी हुई गाड़ियों के गिर्द घूमते हुए गेट के करीब खड़ी हुई एक सफेद कार के करीब रुक गए। इसी दौरान लंबा तड़ंगा आदमी भी कहीं से निकलकर सामने आ गया। माझे गुज्जर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, गेट खोलो। फिर उस शख्स से मुखातिब हुआ जिसने तहखाने में शारिक का इस्तकबाल किया था। बोला, जीले पुत्र, तू आज आराम कर, हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। जीले ने मुख्तसर से जवाब दिया, अच्छा जी। माझा गुज्जर कार का दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। छांगा उसके साथ वाली सीट पर था। शारिक और अक्कू बदमाश पिछली सीट पर बैठ गए। भारी मूंछों वाले लंबे तड़ंगे आदमी ने गेट खोल दिया। माझे गुज्जर ने इंजन स्टार्ट करके रिवर्स में गाड़ी को गेट से निकाला और सड़क पर आते ही उसका रुख लक्ष्मी चौक की तरफ मोड़ दिया। 10:30 बजे थे। लक्ष्मी चौक की रौनक में कोई फर्क नहीं आया था। माझे गुज्जर ने गाड़ी एबट रोड पर मोड़ दी। उस सड़क पर दोनों तरफ लातादाद सिनेमा हाउस थे। पूरा इलाका रंग बरंग रोशनियों से जगमगा रहा था। बेशतर सिनेमाओं के इंटरवल हो रहे थे। सड़क पर मुर्ग, छोले, नान कबाब और ऐसी ही चीजें बेचने वाले ठेलों पर लोगों का हुजूम था। कार एबट रोड से निकलकर शिमला पहाड़ी के गिर्द घूमती हुई कॉन्वेंट स्कूल के सामने से होती हुई गड़ी शाहू के पुल की तरफ निकल गई और जीटी रोड पर दाईं समत बागबान पूरा की तरफ मुड़ गई। हाजी लंगे का मकान दरोगा वाला में था।